नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। टीआरपी विवाद मामले में रोजाना नई खबरें आ रही हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और अब ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। ये मामला पॉलिटिकल कैसे होता जा रहा है, ये भी, इसकी तफसील भी हम आपको देंगे। दरअसल लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज होती है और आनन फानन में फौरन ही राज्य सरकार रिकमेंड कर देती है ये पूरा केस सीबीआई। अब सीबीआई के पास जब ये केस चला जाता है, सीबीआई इसको रजिस्टर कर लेती है, एफआईआर लॉन्च कर लेती है सीबीआई इस मामले में, तो जाहिर सी बात है, एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब मुंबई पुलिस के अधिकार अब सीबीआई के पास आ गए हैं, या मुंबई पुलिस अब इसकी जांच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मुंबई पुलिस पर लगातार रिपब्लिक टीवी की तरफ से यह आरोप लग रहे थे कि उनकी जांच मेलाफाइड है और लगातार ये भी मांग हो रही थी रिपब्लिक टीवी की तरफ से कि इसकी जांच किसी सेंट्रल एजेंसी से यानी सीबीआई से कराई जानी चाहिए। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि रिपब्लिक टीवी को समर्थक चैनल माना जाता है बीजेपी का, सरकार का, तो क्या ये माना जाए कि ये मंशा, ये ख्वाहिश उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट ने रिपब्लिक टीवी की पूरी कर दी है, एक तरीके से सीबीआई को ये जांच सौंप कर। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एमएम अंसारी साहब हैं, जो कि फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, जो कि संपादक हैं फ्रीडम एक्सप्रेस के, और हमारे साथ अथर आलम साहब हैं, जो के एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अथर साहब क्या मानते हैं, जो सीबीआई को अब ये जांच चली गई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है, तो मुंबई पुलिस का क्या रोल होगा? देखिए सर, ये वही बिल्कुल सिचुएशन है जो सुशांत केस में सारी चीजें हुई हैं। कोई भी, देखिए, दो चीजें होती हैं। सीबीआई, ये मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब ये एफआईआर लॉन्च हुई और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक टीवी के खिलाफ करना शुरू किया। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि अभी तक इसका कोई रिएक्शन कैसे नहीं आया, क्योंकि जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं उनका रिएक्शन होना था। और अभी मैं इस चीज पर गौर ही कर रहा था कि सडनली जो है न्यूज केम टू मी एज वेल एंड आई डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड्स एट सुप्रीम कोर्ट कि भाई अभी तक रिएक्शन कैसे नहीं हुआ। एंड आई वाज शॉक्ड एंड डिलाइटेड दैट हाउ दिस टीआरपी केस हैज बीन सडनली ट्विस्टेड बाय फाइलिंग ए एफआईआर। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है, दिस एफआईआर इज हैज नो नेम, नो एफआईआर। इस एफआईआर के बारे में बताते हैं, इस एफआईआर के बारे में एफआईआर जो है इसमें अतर साहब, मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस एफआईआर के बारे में। शुरुआत में मैंने नहीं बताया था कि एक एफआईआर ये जो हुई है लखनऊ के हजरतगंज थाने में, जी, ये कमल शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, जो कि डायरेक्टर हैं एक गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशन नाम की एजेंसी वो चलाते हैं, या उसके डायरेक्टर हैं, उसमें अधिकारी हैं। उन्होंने ये एफआईआर की है और अज्ञात लोगों के खिलाफ, यानी नामालूम अफराद के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। वो कौन से चैनल हैं, उसमें किसी का कोई नाम नहीं है कि कौन चैनल हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इस टीआरपी स्कैम की वजह से एडवर्टाइजर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये नफे नुकसान का उनका सवाल है, तो इसलिए हम ये एफआईआर करा रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है अथर साहब के साथ। प्रशांत जी, आप बताइएगा, ये अब पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है जी, और ये बिल्कुल जैसे अतर साहब कह रहे थे कि ये बड़ा अजीब संयोग है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में रिपब्लिक टीवी के वकील सीबीआई जांच की मांग करते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस को दफन किया गया, उसी तरीके से वो मांग करते हैं। और 17 तारीख को ये कमल शर्मा नाम का व्यक्ति, जो कि गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशन का डायरेक्टर है लखनऊ कानपुर का, वो हजरतगंज थाने में नामालूम चैनल्स के खिलाफ एफआईआर करता है, कंप्लेंट करता है, जो एफआईआर में तब्दील होती है, और उसके 2 दिन के अंदर वो सीबीआई में दे दी जाती है। मसला ये है, जो कि अतर साहब से मैं भी जानना चाहूंगा, कि सीबीआई एक सेंट्रल पुलिस है और वो मल्टीपल स्टेट्स में अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें सीबीआई की दखल हो जाती है। अब सीबीआई की दखल हो गई। आज का मामला यह है कि आज मुंबई पुलिस को सवाल जवाब पूछना था रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों से। कल उन्होंने 2 लोगों को हंसा
एक एजेंसी है जो कि ये बॉक्सेस लगाने काम कर रही थी, उनके 2 पूर्व कर्मचारियों को कल गिरफ्तार किया उन्होंने। 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बॉम्बे पुलिस, मुंबई पुलिस इसमें काफी आगे बढ़ चुकी है। जी जी, क्या ये मुंबई पुलिस को की इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए और रिपब्लिक टीवी और दूसरे चैनल जो इसमें फंस गए हैं इस स्कैम में, उनको बचाने के लिए हो रहा है? एक सवाल। दूसरा, मैं अतर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब प्रभावित होगी सीबीआई की वजह से? देखिए सर, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, 2 चीजें इसमें देखने की बात है। जो एफआईआर हुई है वो किस सेक्शंस में हुई है। आप अगर देखेंगे कि इन्होंने जो सेक्शन लगाए हैं, द ओनली पर्पस ऑफ फाइलिंग दिस एफआईआर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग दिस टू डाइल्यूट द होल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जो चूंकि इनको मालूम है कि अगर मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी तो बहुत से लोग कस्टडी में आएंगे, बहुत से लोग अरेस्ट होंगे, और इस इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करने के लिए आनंद फानन में इन्होंने जल्दी से यूपी, जो कि दैट वाज द ओनली स्टेट दैट कैन हेल्प कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, तो इन्होंने जो इस तरीके से बनाया है और जिस तरीके से सेक्शन मेंशन किए हैं 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 34 कॉमन इंटेंशन, 406 that is breach of trust is there. I am surprised how this section has been added. Who conspired? Who is doing breach of trust? And 409 all dealing with the criminal breach of trust, and 420 cheating of these all section is of Indian Penal Code, which totally different from the purpose of filing the FIR. My concern can, if any complaint is filed, the court is supposed to take cognizance of the offense committed by any person, and this FIR has no name at law. नहीं, अतर साहब, वो कोर्ट में तो मामला तब जाएगा जब जाएगा, लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। तो सर, इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन को डाइल्यूट करने का ही ये तरीका है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि 2 इन्वेस्टिगेशन कोई एक ही एजेंसी कर सकती है, एंड सीबीआई आज की डेट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द टॉप एजेंसी, एंड दैट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग which has an administrative control over the CBI. जो उन्होंने जो ये पर्पस बनाया और जिस तरीके से एफआईआर की गई है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करके, जो बात टंडन साहब ने आपने कही अभी, बिल्कुल पर्पस वही है कि किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को ये टेक ओवर कर लें और ये मुंबई पुलिस से कहें कि जे आपका रोल अब यहाँ नहीं है, क्योंकि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेट इस चीज को करेगी, आप किनारे हो जाइए, आपसे इन्वेस्टिगेशन कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, कोर्ट बिल्कुल कर सकता है। देखिए, कोर्ट बहुत अच्छी बात की है। क्या मुंबई पुलिस ये मामला कोर्ट में ले जा सकती है? कह सकती है, बिल्कुल ले जा सकती है। मुंबई पुलिस ने पहले भी ऑब्जेक्शन बहुत, जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे 32 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्स्ट यू गो एंड अवेल द अपॉर्चुनिटी अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट कम डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि बोथ कोर्ट हैज एन इनहेरेंट पावर टू इंटरफेयर इन द मैटर इफ देयर इज एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो लोग डायरेक्ट चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में विदाउट अवेलिंग the right already given under 226 of the constitution. That was the only purpose. And जो ये मैटर है जो इन्होंने डायल्यूट करने की जो कोशिश की है, दिस इज द ओनली पर्पस। और सुप्रीम कोर्ट में आई एम सरप्राइज कि हरीश साल्वे, हु इज ऑन द टॉप एडवोकेट, ही इज हायर्ड बाय द रिपब्लिक टीवी, और उन्होंने स्टेटमेंट, अगर आप उनकी सबमिशन सुनेंगे तो जो पहली सबमिशन उनकी कोर्ट में थी, who claims that the media and advertising business, they have, the commissioners are giving interviews. After all, police commissioner is giving interview. There was some raid has been conducted. वहां से उनके मीटर मिले गए। जिस घर में लोग अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, आप उनको इंग्लिश चैनल दिखा रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये टेलीविजन रेटिंग नई बात ये है कि टीआरपी स्कैम कभी नहीं आया पिक्चर में जी। नई बात इसलिए है कि टीआरपी स्कैम का नाम आप लोग ये जरूर सुनते हैं कि यार टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन स्कैम इस तरीके से हो कि एक घर में
लोगों को सिर्फ टीवी ऑन करने का पैसा दिया जाए मंथली, बाकायदा लोगों के इंटरव्यू जो लिए गए या जो भी मीडिया में आए। अंसारी साहब, आपसे हम और मुद्दों पर भी बात करेंगे। फिलहाल आपसे ये बताइएगा कि जिस तरीके की ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है और जिस तरह से ये पूरी लड़ाई चल रही है टीआरपी को लेकर, उसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या सिर्फ एडवर्टाइजिंग, पैसा, रेवेन्यू ये वजह है या उसको कोई और भी वजह देख रहे हैं आप? देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया है एक बहुत अहम है और मैं समझता हूं कि इसको आप 3 एंगल से 3 अलग-अलग नजरिए से आप देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये समझना होगा कि आखिर ये चैनल कौन कंट्रोल करता है और कहाँ के कौन से लोग इस्टेब्लिश हुए, किसी ने इस्टेब्लिश किया है। तो इससे बात जाहिर हो जाती है कि जाहिर है कि बीजेपी के सीनियर मेंबर्स जो है इससे जुड़े रहे हैं और ये जो रिपब्लिक चलाता, जो भी इस पे एजेंडा चलता था या डिस्कशंस होती थी, वो जाहिर है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती थी। तो एक तरह से आप ये देखिए कि एक खास पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स की तरफ से ये चल रहा था, फाइनेंस हो रहा था और उसके ऊपर जाहिर है कि उसके एम्प्लॉय एजेंडा चला रहे थे। तो पहली बात तो ये है जो ये सोचना होगा कि आखिर इनका क्या एजेंडा। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि अहम है और वो ये कि इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन का जो काम हो रहा है और खास करके हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, और जिस तरह से इस टीवी चैनल ने किया कि अपनी टीआरपी बढ़ा करके इंडस्ट्रीज, बिजनेस हाउसेस से एडवर्टीजमेंट लिया, उनको धोखा दिया और तमाम लोगों को इसका धोखा दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इलीगल ही नहीं बल्कि बड़ा शेमफुल एक्ट है। और इससे जुड़ा हुआ जो तीसरा जो आपने मुद्दा उठाया है, जो करप्शन का केस है, जिसकी वजह से ये लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई और सीबीआई भी। तो चूंकि ये लोकल करप्शन है और मुंबई की पुलिस ने इसको बात को उठाया है और उनके डिस्क्लोजर से ये तमाम बातें आई हैं, तो जब तक सीबीआई का और लोकल पुलिस का कोऑपरेशन नहीं होगा, सीबीआई कहीं पे भी कामयाब नहीं होगी। ये मामला जो है वो काफी लोकल है और इन दोनों में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। आप लोगों ने सुशांत केस का जो आपने मेंशन किया, तो उसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा था कि वो जो मुंबई पुलिस है वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, और जो उन्होंने किया। इस केस में क्या होगा कि अगर चूंकि ये मामला पॉलिटिकल हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दे आर एट द लॉगर हेड्स, अगर वो कोऑपरेट नहीं करती तो इस मामले में कुछ नहीं होगा सिवाय इसकी कि तू मैमे में ये बात आगे बढ़ेगी और जो एक्शन होना चाहिए जो लीगल, शायद उसके ऊपर न होगा। और इस तरह से गोदी मीडिया को जो प्रोटेक्शन जो मिल रहा है, जो मिलेगा, वो मैं समझता हूं कि बहुत ही नुकसानदेह होगा। प्रशांत जी, ये बताइएगा कि ये पॉलिटिकल अब हुआ है या पहले से पॉलिटिकल था? क्योंकि आरोप लगाए गए रिपब्लिक टीवी की तरफ से उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाए गए, फिर उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से पुलिस ने वहां की ये सारा खुलासा किया, तो क्या ये शुरू से ही पॉलिटिकल था मामला? देखिए, मीडिया में हम लोग रहे हैं और 20 साल से, और मीडिया के कंटेंट को लेके बहुत बहसें पहले भी होती रही हैं, लेकिन और उसकी एक इंटरनल रेगुलेशन की भी बात होती रही और इंटरनल रेगुलेशन लगभग फेल हुआ है। इस दर्जे की बहसें कभी नहीं देखी। लेकिन जो हम मीडिया के अंदर ये बहसें कंटेंट को लेकर, कंटेंट इंप्रूवमेंट को लेकर, टीआरपी जैसे कंटेंट को खराब कर रहा है, ये सारी बहसें होती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो ये एजेंडा ड्रिवन जो बिल्कुल रवांडा टीवी के, रवांडा रेडियो के तर्ज पे जो हो रहा है, ये बिल्कुल जो जेनोसाइड को प्रोवोक करने के लिए, जेनोसाइड की तैयारी करने के लिए जो मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और समाज दोनों के लिए घातक है। और इसमें कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां, बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां सामने आई हैं और उन्होंने आकर ये कहा है कि हेट एजेंडा चलाने वाली जो टीवी चैनल हैं उनको हम विज्ञापन नहीं देंगे। उसमें कार कंपनी है, उसमें राजीव बजाज सामने आए, उन्होंने कहा, उन्होंने पार्ले जी सामने आए, उन्होंने कहा। तो ये बड़ी एडवर्टाइजर्स हैं और इसमें और भी विज्ञापन दाताओं को आना चाहिए, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए कि ये हेट एजेंडा जो है, क्योंकि अगर ये हेट एजेंडा अब चलता रहा तो ये डेमोक्रेसी के लिए और समाज के लिए खतरा है। लेकिन इन जितने भी एडवर्टाइजर्स के आपने नाम लिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के आपने नाम लिए, वो कहाँ टिक पाएंगी? आप देखिए, एक तनिष्क का एड आया था, तनिष्क को वो हटाना पड़ा।
हाँ, लेकिन उसको हटाने पर भी काफी सोशल मीडिया में जो मैंने देखा कि काफी बबेला मचा और लोगों ने बुरा भला कहा और ये भी कहा कि इनके अंदर स्पाइन नहीं है और रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो ये सब बातें भी हुई हैं। तो समाज का एक तबका लगातार सजग है और ये अच्छी बात है कि कुछ कुछ प्राइवेट बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां सामने आ रही हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि ये जो हेट एजेंडा है ये समाज के लिए और डेमोक्रेसी के लिए खतरा बना हुआ है। जी अतर साहब ये बताइएगा कि जी। अब जो ये केस टीआरपी को लेकर जो चल रहा है, कोर्ट में जो चल रहा है, वो किस तरह से प्रभावित होगा अब सीबीआई के पास जाने के बाद? देखिए सर, ये तो पर्पस बिल्कुल वही है कि देखिए आप जितने भी क्राइम हुए हैं, कितने भी एफआईआर लॉन्च हुए हैं, उनका अगर इन्वेस्टिगेशन पार्ट आप देखेंगे तो दे आर मेनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 80% केसेस जो है टेंटेड इन्वेस्टिगेशन के पाएंगे और वही टेंटेड इन्वेस्टिगेशन जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देता है एक्यूज्ड को। और ये एफआईआर जो यूपी पुलिस की तरफ से हुई है, ये सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेशन, देखिए इन्वेस्टिगेशन एक टेक इट्स ओन टाइम, जो मिनिमम पीरियड है कि 60 to 90 डेज का इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल होती है, तो एक टाइम होता है। उस टाइम के अंदर डिफरेंट लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिनके ऊपर डाउट होता है। जिस तरीके से 8 बंदे नहीं, पहले मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। मैं ये जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो अभी तक जांच की है मुंबई पुलिस ने, जी वो जांच कोर्ट के पास है। अब सीबीआई अपनी जांच करके देगी, वो जी कोर्ट के पास जाएगी, जाहिर है, आफ्टर ऑल जाना कोर्ट के पास ही है। तो अब ये दो अलग अलग जांचें हैं, दो अलग अलग जांच एजेंसीज हैं। जी तो क्या ये कोर्ट का अपना विवेक होगा, अपना डिस्क्रिशन होगा कि वो क्या डिसीजन लेती है, या वो मजबूर है जो एजेंसी इफेक्टिव है, जो एजेंसी उस केस की जांच कर रही है, कोर्ट उसके बाहर जाकर कोई फैसला नहीं सुना सकती? क्या ऐसा है? इसी देखिए में दो चीजें बहुत क्लियर हैं सर। देखिए कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो स्टेटमेंट अंडर 161 इज रिकॉर्डेड। ठीक। अब वो कौन होंगे? जो विटनेसेस हैं, जो जिनको लोग पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया, जिनके कंप्लेन पर अगर एफआईआर हुई है, वो एविडेंस क्या कलेक्ट करते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जो बात अभी अंसारी साहब ने कही कि इसमें पुलिस का एक अहम, जैसे मुंबई पुलिस का एक अहम रोल है, उनके कॉपरेशन के बिना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि यहाँ देखिए वो सिचुएशन आ जाती है फिर कन्फ्रंटेशन की, हु इज सुप्रीम। नो डाउट पुलिस मेरा सवाल इन्वेस्टिगेशन वही था। का एक है, लेकिन सीबीआई का जो एक रुतबा रहा है, या जिस तरह भले ही वो बीच में बहुत बदनाम हुई, या अभी भी जो हालात है, डिफरेंट केसेस आप उठा के देख लीजिए सीबीआई के, तो बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद द सीबीआई नहीं, इन्वेस्टिगेशन। आतार साहब, वो सीबीआई के बारे में सब लोग जान रहे हैं। एक वही मेरा प्रोसीजर वाला सवाल था कि सीबीआई का जो केसेस होते हैं वो सीबीआई डेजिग्नेटेड कोर्ट में चलते हैं। सीबीआई डेजिग्नेटेड कोर्ट में चलते हैं, जी सर। जी। अब मुंबई पुलिस जो चार्जशीट फाइल करेगी वो वहां के जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उनके यहाँ फाइल करेगी। ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में सब जुडिस है। तो ये जो एक खिचड़ी पक रही है कानूनी, ये इसका अंजाम क्या होगा? सर अंजाम बहुत क्लियर है। देखिए इस इशू पे मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट में एक आईए पिटीशन लगा सकती है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, एंड दे कैन सीक डायरेक्शन कि बिना कॉपरेशन के तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन सक्सेस नहीं है। लेकिन अब वही बात अभी अबू नसर साहब ने बहुत अच्छी कही कि हु विल प्रिवेल। देखिए कोर्ट का एक फैसला अहम होता है, लेकिन सवाल फिर वही चीज है कि अब कोर्ट कौन सी होगी। सीबीआई की अगर स्पेशल कोर्ट में मैटर रेफर, हाई कोर्ट, ये बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है मैटर शुड बी रेफर टू स्पेशल सीबीआई कोर्ट। अब वहां के सीबीआई जज का क्या जहन है, वो न्यूट्रल रहेंगे या बायस रहेंगे या पॉलिटिकल? देखिए ऑल द इश्यूज आर पॉलिटिकल एक्चुअली। द स्टेट इज एकदम क्लियर कट डिवाइडेड ऑन पॉलिटिकल लाइंस। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो आजकल जजेस भी बैठे हुए हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि वो कहाँ तक मैनिपुलेटेड है, कहाँ तक उनकी सेटिंग है, कहाँ तक क्या अप्रोच हो सकता है, कहाँ पर किसको मदद करनी है। लेकिन ये केस चूंकि इतना ज्यादा पब्लिसाइज हो गया है, तो किसी को भी स्टेप लेने में 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा। कोई काम, देखिए कोर्ट तो ऐसे ही बदनाम होगी, लोग पीपुल हैव, मेरी नजर में आज की डेट में
पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशरी, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, हायर हो, हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जो आप 6 साल का जब रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली जो चीजें आज तक कभी कोर्ट में नहीं हुई वो चीजें हो रही हैं, और नोबडी कैन एक्सपेक्ट कि ये ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। और यूपी गवर्नमेंट का एफआईआर करना या सीबीआई, देखिए स्टेट हमेशा रिकमेंड करती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, जिस तरीके से नीतीश गवर्नमेंट ने सुशांत केस में रिकमेंड किया और तुरंत एफआईआर लॉन्च हो गई और पटना से वो एफआईआर ट्रांसफर होकर दिल्ली चला गया। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये the whole purpose of filing this FIR in UP is just to dilute the whole case। जो डाइल्यूट या माने केस बंद? केस तो देखिए, केस तो बंद नहीं होगा, अल्टीमेटली देखिए इन्वेस्टिगेशन तो होना है और चार्जशीट तो फाइल होनी है। मुंबई पुलिस का रोल खत्म, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा वो जानना बहुत मुश्किल है, वो चीज जानना बहुत मुश्किल है। जी प्रशांत जी, क्या ये माना जाए, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल बयानबाजी अब शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर, हालांकि अभी तक वो तेजी उसमें नहीं आ पाई है और इसमें और तनातनी होगी, अब पॉलिटिकल तनातनी होगी इस पूरे केस को लेकर, क्या आपकी पेशन गोई है, क्या भविष्यवाणी करेंगे आप? मुझे भी यही लगता है कि इसमें क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र में ऑलरेडी इसको सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी इसी तरीके का क्लैश हुआ था और ये फिर भी क्लैश होगा। और पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल स्टेट रिलेशन, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, जितना भी जो भी सरकारें बीजेपी नॉन बीजेपी पार्टीज की हैं, या तो वो सरेंडर कर दें या वो उनको कॉन्फ्रंटेशन करना ही पड़ता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की भी अपनी एक पॉलिटिक्स है, उद्धव ठाकरे की भी अपनी एक जवाबदेही है जनता के प्रति, और जिस तरीके से, क्योंकि उनका भी एक वोट बैंक है, उनके भी सपोर्ट ग्रुप है, तो वो ये बिल्कुल निश्चित तौर पे ये मानिए कि इसमें पॉलिटिकल तनातनी होगी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, शिवसेना और उद्धव ठाकरे और बीजेपी में और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अख्तर आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, फ्रीडम एक्सप्रेस से बात करने के लिए। पॉलिटिकल बयानबाजी भी होगी, ये मामला पॉलिटिकल हो गया है, हमने इस पर चर्चा भी की, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा टेलीविजन का, टेलीविजन पत्रकारिता का। तो टेलीविजन पत्रकारिता को, टेलीविजन इंडस्ट्री को अब ये सोचना है कि अपने आप को कैसे रेगुलराइज किया जा सकता है और इस तरह के जो विवाद होते हैं उनसे बचा जा सकता है। मुझे इजाजत।